19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। नमस्कार, दैनिक सवेरा ते ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू ਸਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ એનર્ਜੀ है ਕੀ? न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि जो दो टाइप की न्यूक्लियर एनर्जी होती है जी, एक जिसमें एक भारी एटम जैसे यूरेनियम हो गया जी, प्लूटोनियम हो गया, वो टूटता है जी, एंड उस टूटने के प्रोसेस में आपकी एनर्जी निकलती है और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो न्यूट्रॉन फिर से दूसरे एटम्स को तोड़ते हैं और तोड़ते चले जाते हैं, ऐसे एनर्जी मिलती चली जाती है। बिल्कुल ठीक है। इस प्रोसेस में कहीं पे भी कार्बन नहीं एमिट होता, ओके क्योंकि इतना न्यूक्लियर लेवल पे हो रहा है। जी, एक और टाइप की एनर्जी होती है जिसको हम फ्यूजन एनर्जी बोलते हैं, जी, जिसमें दो छोटे एटम जुड़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जोड़ के हाइड्रोजन के दो आइसोटोप जैसे कि ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये मिलते हैं और हीलियम बनता है और उसमें भी एक न्यूट्रॉन निकलता है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। इसमें टूटने से भी ज्यादा एनर्जी निकलती है। ओके। एंड वो जो न्यूट्रॉन निकलता है उससे हम दोबारा से ट्रिटियम बना सकते हैं जो फ्यूल है। तो ये साइकिल चलते रहते हैं और आप एनर्जी लेते रहते हो। तो इस तरीके की दो टाइप की ये एनर्जी होती है। जो फ्यूजन एनर्जी है वो हमारे स्टार्स में जितने भी तारे, हमारा सूरज, वो सब में फ्यूजन एनर्जी चलती है जी। और जो जितने फिजन एनर्जी है, जो हमारे इंडिया में करीब 24 रिएक्टर चल रहे हैं इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी के एनर्जी के इस समय ये बड़ी बात है। करीब 8 गीगावाट मतलब 8000 मेगावाट एनर्जी के लगभग हम न्यूक्लियर से लेते हैं। इस समय हम प्रोड्यूस करने लग गए हैं। प्रोड्यूस कर रहे हैं, पिछले 70 साल से कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, और पूरी दुनिया में करीब 434 438 रिएक्टर चल रहे हैं, तो जिसमें से हमारे यहाँ भी लाइक 24 बड़ा नंबर है। तो ये बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी है। और साथ में क्या होता है, इससे जो आइसोटोप्स निकलते हैं, जैसे जो एक एटम है, मान लीजिए कार्बन एक एटम है, उसी का एक दूसरा भारी कार्बन या हल्का कार्बन, उनको हम आइसोटोप बोलते हैं, जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। उनको हम यूज करते हैं मेडिकल में, जितने भी आप कैंसर थेरेपी करते हैं या वो सब उन आइसोटोप से होता है। जितना भी आपका खाने का सामान है जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, वो सब उससे इरेडिएट होके जाता है, जिससे उसके बैक्टीरिया और जर्म्स मर जाते हैं, तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जितने भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जो आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो सब इरेडिएट उससे होते हैं, ताकि वो एकदम साफ रहे उस प्रोसेस के लिए। और इसी तरीके के बहुत सारे चीजें यूज होती हैं न्यूक्लियर एनर्जी। नहीं, अभी तक देखो मैनू भी दो तरह का पता सीगा। एक तो ऐसी पानी तो बिजली बनाते सीगे, बांध बना के पानी का प्रोसेसर नाल ऐसी बिजली प्रोड्यूस कर रहे सीगे। दूजा ऐसी कोले तो बना रहे सी। कोले तो बाद ऐसी वेस्टेज जिहड़ी साडी वेस्टेज है, असीं ओनू भी यूज करना शुरू कर दिता भी कोला जिहड़ा है महंगा पैंदा, वेस्ट नाल यूज भी हो जाएगी, नाल वो कोले दी थां भी ले लेगा। मतलब हुण एक तीजी तरह की एनर्जी भी असीं प्रोड्यूस करन लग गए हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, जिस विच साडे देश ने ऑलरेडी कदम रख दिता और प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन साडे देश में हाले भी बिजली की कमी है, कट तो हाले भी लग रहे हैं। ज्यादा है, बहुत ज्यादा कमी है। तो आप ये लगाइए कि अभी हमारे देश में इतनी कमी है, जबकि अभी भी हम डेवलप्ड नेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जबकि डेवलप नेशन के हिसाब से देखें तो अगर जैसे कि
वहां पे 100 लोग 40,000 मेगावाट यूज कर रहे हैं, तो हम 100 लोग शायद 2,500 मेगावाट नहीं यूज कर रहे हैं। हाँ तो लाइक इतना डिफरेंस है। जी तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट अभी तो बहुत ज्यादा है। अभी तो घर में बिजली की बात कर रहे हैं जी। जिसमें कटौती हो रही है। जी। फिर आपको स्कूल हॉस्पिटल चलाने हैं, इंडस्ट्री चलानी है, फिर इंडस्ट्री चलानी है, वो तो बहुत ही बड़ी हाँ रिक्वायरमेंट है। जी जी अब हम कह रहे हैं कि हमें डेवलप्ड नेशन बनना है, जी बिल्कुल है, हमने टीचर रखा हुआ है। देश बनना है, तो उसके लिए आपको फिर और ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो अब से आगे आने वाले टाइम में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल बढ़नी है। तो अगर हम कोयला गैस ये सब जलाते जाएंगे तो जितनी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उतना हम पोल्यूशन भी पैदा करते हैं। बिल्कुल। तो अब हमें ये देखना होगा कि हम दम घुट के मरने लगे इस ग्रोथ के चक्कर में या फिर ग्रो ही ना करें। जी। तो अल्टीमेटली एक ऐसा सोर्स चाहिए जिसमें एनर्जी तो पूरी मिले लेकिन कार्बन एमिशन ना हो। तो न्यूक्लियर एनर्जी, फ्यूजन एनर्जी, ये उसके क्लीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है जिससे वातावरण में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता, किसी तरह का कोई मतलब कि ऐसी चीज प्रोड्यूस नहीं करते जिस करके वातावरण साडा खराब हो। हाँ, जैसे आप ये बोलेंगे सब लोग कहेंगे अरे न्यूक्लियर में तो इतना लंबा भारी रेडियो एक्टिव वेस्ट आता बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन लोगों को नहीं पता है कि वो वेस्ट ऐसे नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब हमारा देश इस बात के लिए फेमस है कि हम किसी भी चीज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास कमी है। बिल्कुल। जिस चीज की आपके पास कमी होती है आप उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करते हो। जी। तो हमारे पास यूरेनियम कम है, तो इसलिए हम जितना भी बार बार उसको एक ही रिएक्टर में डाल के चला के बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो वेस्ट है वो बहुत कम हो जाता है। जी। जैसे आपको अगर एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपने एक बंडल पूरा यूरेनियम का उसमें डाला, तो उसमें क्या है 95% यूरेनियम 238 होता है जी, और जो यूरेनियम 235 है वो 5% होता है जी। तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपने एक सूखी लकड़ी और 5% और 95% गीली लकड़ी एक साथ बना के डाल दी, तो जलेगा क्या? एनर्जी कहां से मिलेगी? सूखी लकड़ी से। तो यूरेनियम जो 235 है वो टूटता है जिससे एनर्जी निकलती है, और जब ये एनर्जी निकलेगी तो उसकी गर्मी से ये तो सूखी जाएगा ना। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें से जो न्यूट्रॉन निकलता है वो यूरेनियम 238 एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लूटोनियम बन जाता है, जो कि दूसरा फ्यूल बन गया। जैसे गीली लकड़ी अगर सूख जाएगी तो फिर वो इधर आ जाएगी ना, सूखे वाले में आ जाएगी, फ्यूल की तरह काम हो जाएगा। तो बेसिकली वही प्रोसेस होता है। आप यूरेनियम 235 5% यूज करते हैं, उससे एनर्जी ले लेते हैं, और जब एक साइकिल खत्म होती है तो उसमें से करीब 3% यूज हुआ होता है, और जो 238 था गीला उसका 2% सूख चुका होता है। इट बिकम्स मोर लाइक 239 प्लूटोनियम, जो कि और एक फ्यूल है। तो आपने एनर्जी भी ले ली, और इफेक्टिवली आपने खर्च कितना किया? 5% में से 3% और 2% और बन गया, तो आपके पास इफेक्टिवली 3% फिर से फ्यूल बचा, उसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं जी। और जो 238 था उसको भी वापस यूज कर सकते हैं, और जो ये 3% था ये भी जब ब्रेक होता है तो नए नए रेडियो आइसोटोप्स में बनता है, जिसको मैंने बताया ना, वो मेडिकल में, एग्रीकल्चर में, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली मोटा मोटी करीब 1% के आसपास ऐसा है जो वेस्ट में कन्वर्ट होता है। इंडिया उसको भी वेस्ट नहीं करता, उसको दूसरे टाइप के रिएक्टर में इस्तेमाल करता है, जिसमें वो और छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, जो कि लाइक आपको ऐसे 1000 साल और तब तक नहीं रखने पड़ेंगे। तो लाइक उनका रेडियो एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है और थोड़े टाइम तक ही रखना पड़ता है, तो आपके पास वेस्ट की समस्या ही खत्म हो जाती है। इसीलिए इंडिया 70 साल से चला रहा है, फिर भी हमारे पास कोई न्यूक्लियर वेस्ट की समस्या नहीं है। नहीं, पर ये भी बड़ी बात है, 70 साल से चला रहा है और हमारे लोगों को इस बात का पता भी नहीं है। ये मैं कहूँगा दुखद की बात है, क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक तो शायद सरकार से भी ये अवेयरनेस फैलाने में कहीं तो कमी रही है, दूसरा हम लोगों में भी खुद से एक क्यूरियोसिटी नहीं है। हम लोग बाहर से देखते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वहां पे वो लोग किस तरीके की एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। विदेशों में लाइक यूएस में 20% एनर्जी न्यूक्लियर से आ रही है, फ्रांस में 75% से ऊपर एनर्जी न्यूक्लियर से आ रही है,
हमारे यहाँ 2% से भी कम एनर्जी न्यूक्लियर से आ रही है। तो जब हम बाहर इतना सब कुछ देखते हैं, हम पेरिस से फैशन सीखना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं सीखते कि वहां पे एनर्जी कैसे आ रही है। तो हमारी भी कमी है कि हम कोई चीज सीखना या सीखने की कोशिश करें या जानने की कोशिश करें। तो दोनों तरफ से कई लिमिटेशंस हैं। अच्छा, इस समय स्थिति की है, मतलब कि देखो सानू एनर्जी की जरूरत भी है और न्यूक्लियर एनर्जी एक यही चीज़ है जिस दे नाल वो कमी जड़ी है ਅਸੀਂ पूरी भी कर सकते हैं। तो फिर अच्छा, फिर वातावरण भी साफ रहेगा, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ कोयला यूज कर रहे हैं उसके नाल ਤਾਂ वातावरण खराब हो रहा है, नाल एक ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ सोर्स है वो भी खत्म हो रहा है, सानू दोनों पासे इफेक्ट पै रहा है। तो क्यों ना ਅਸੀਂ वो दोनों चीज़ां ही बचाइए। तो फिर ऐसी क्यों सिर्फ ऐसी 2% ते खड़े हैं, क्यों नहीं ऐसी आगे बढ़ पा रहे, उस मुश्किल कितने आ रही है? 2-3 चीजें हैं। एक तो हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करने में टाइम लगा जी। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो अब हमें फास्ट जाना है जी। न्यूक्लियर में होता क्या है कि शुरू में लागत ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि आप उसको सेफ्टी इंप्रूव करना चाहते हो, लोगों में डर इतना है, तो आप उसके लिए उसको ज्यादा से ज्यादा सेफ बना के रखते हो। ज्यादा से ज्यादा सेफ बनाओगे तो पैसा ज्यादा लगता है, तो शुरू में आपका पैसा ज्यादा लगता है। लेकिन जब वो चलता है पूरा, उसे बिजली आती है, तो वो बहुत सस्ता है। लेकिन शुरू में जब पैसा ज्यादा लगता है तो वो आपको अभी लगाना पड़ेगा, तो एकदम से बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। तो वो एक लिमिटेशन है कि आप एकदम से नहीं बढ़ा सकते जी। दूसरा क्या है कि हमारे पास यूरेनियम जो फ्यूल है वो कम है, वो हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। ओके। तो उसके लिए क्या है कि हम बाहर के देशों से डील करते हैं या उनसे खरीदते हैं, तो उसको लेने में एक महंगा पड़ता है, तो वो एक समस्या आती है। लेकिन हमारे पास थोरियम बहुत है, लेकिन थोरियम भी वो गीली लकड़ी की तरह है, आपको उसको सुखाना पड़ेगा फिर यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब थोरियम को थोरियम से यूरेनियम में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो रिएक्टर में ही होता है। तो उसके लिए पहले आपको रिएक्टर ऑपरेट करने पड़ेंगे जिसमें थोरियम डाल के ब्रीड होगा, तब फिर वो यूरेनियम में कन्वर्ट होगा, फिर और रिएक्टर बनेंगे। तो वो भी एक समस्या है। लेकिन उस सब के बाद भी एक और जो लिमिटेशन है वो ये है कि हमारा जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है वो अभी प्राइवेट इंडस्ट्री को एंटर करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, डिजाइन करने की अनुमति नहीं देता। मैं अभी तक जितना एनर्जी हम डेवलप कर रहे हैं 2% जो आपने कहा, वो सारी सरकारी उससे हो रही है। सरकारी है। अच्छा, उसमें प्राइवेट का किसी का कोई रोल नहीं है। ओके। सिर्फ कंस्ट्रक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में रोल है, उसके अलावा ओन नहीं करते, वो सारा सिस्टम सरकारी है। ओके। तो अभी सरकार ये कोशिश करे कि उसको पूरा ओपन करे, जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्री भी डिजाइन भी कर सके, वो बना भी सके और वो ऑपरेट भी कर सके। उससे क्या है कि सरकार की जो लिमिटेशन है पैसे की, वो जॉइंटली कम की जा सकती है। बिल्कुल। और एक्सपेंशन फास्ट हो सकता है, क्योंकि सरकार की खुद अपनी लिमिटेशन है, वो एकदम से रैपिड नहीं कर सकती, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री की डिप्लॉयमेंट फास्ट हो सकती है। बिल्कुल। तो जो दोनों के बेनिफिट्स हैं वो दोनों को एक साथ क्लब करके सरकार नई पॉलिसी ला रही है। सरकार ने फरवरी में अनाउंस किया कि वो एटॉमिक एनर्जी एक्ट को नए तरीके से बदलेगी या लॉन्च करेगी, जिससे कि ये सारी समस्याएं कम होंगी। और इसके साथ साथ सरकार उस पर भी फोकस करे कि इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करे, नए रिएक्टर डेवलप करे, जिसमें एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम SMR बोलते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। मतलब छोटे और मॉड्यूल में आप इकट्ठे फैक्ट्री में बना के रिएक्टर लगाते जाइए। उस टाइप के रिएक्टर को सरकार बढ़ावा दे रही कि आप नई डिजाइन बनाइए और उसको डिप्लॉय कीजिए। उससे फायदा ये होगा कि छोटी जगह जहाँ पे बड़े रिएक्टर नहीं लग सकते, या आपके पास जगह नहीं है, या अप्रोच नहीं है उस तरीके की, वहां पे भी आप उन छोटे रिएक्टर्स को लगा सकते हो जहां पे भी लिमिटेशन है। और एक नया कंसेप्ट है जिसे माइक्रो मॉड्यूलर रिएक्टर बोलते हैं, स्मॉल से भी छोटा, माइक्रो। तो क्या है कि वो लिमिटेड जगहों को या जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, जैसे एक सिटी में लगा दिया या एक हॉस्पिटल पूरा चला दिया, उस टाइप की जरूरतों की, या शॉपिंग मॉल पूरा चला दिया, उस टाइप की जरूरतों को माइक्रो रिएक्टर से पूरा किया जा सकता है। तो उसके लिए भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है कि आप उस तरीके की टेक्नोलॉजी भी डेवलप कीजिए। उसमें ही एक कदम है जो IYNS टेक सॉल्यूशंस ने उठाया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट माइक्रो मॉड्यूलर रिएक्टर डिजाइन करी है, जिसका नाम है सूक्ष्म SUKM।
ओके। जो कि 10 मेगावाट इलेक्ट्रिक का छोटा होगा, जिससे आप एक छोटा सिटी पूरा या एक गांव कस्बा एक पूरा पावर कर सकते हैं, या पूरी एक इंडस्ट्री चला सकते हैं, उस तरीके का। अच्छा, इंडिया च ना लगातार बिजली दे रेट बढ़ रहे हैं और लोग हमेशा ही वो चर्चा का विषय भी रहता, लोग हमेशा ही इलैक्ट्रिसिटी तो दुखी भी रहते हैं भी रेट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। पर न्यूक्लियर एनर्जी जो हाले तक असी चल 2% ते बैठे हैं, यदि ये परसेंटेज बढ़ती है, असी ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बिजली ज़्यादा बनती है, तो की रेट डाउन आएंगे या रेट इस तो ज़्यादा बढ़ेंगे? देखो, रेट डाउन किसी भी चीज का कभी नहीं आएगा। ये ओके। तो इकोनॉमिक्स का रूल है कि अगर रेट डाउन जा रहा है, इसका मतलब आपका देश ग्रो नहीं कर रहा, ओके। वो नीचे जा रहा है। नहीं, हम तो ये कहते हैं ना, ये हमारा खर्चा हो गया। गवर्नमेंट ये कहती है हम नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करते हैं। हाँ, उसका तरीका कैसे है कैलकुलेशन का? जैसे आप कोयले से एनर्जी बना रहे हैं, बिल्कुल। कोयले में रोज 1 ट्रेन भर के कोयला जा रहा है, जी जा रहा है, डेली जा रहा है। डेली जा रहा है। हाँ जी। तो जब तक आपको वो कोयला बनाना है, तब तक रोज 1 ट्रेन डालनी है। हाँ आपको रोज 1 ट्रेन कोयला खरीदना भी पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो कोयला आप जो खरीद रहे हो, उसकी प्राइस पूरे लेट से कि वो 60 साल तक चल रहा है, अगर आप पूरे 60 साल तक का कोयला खरीद के रख लो, तो आप उसकी प्राइस फिक्स कर लोगे। हाँ, नहीं तो तो पीछे फिर रेट आपकी बढ़े। बिजली की प्राइस भी फिक्स जी। रहेगी। लेकिन आप हर साल खरीदोगे, हर साल कोयले का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि कोयला कम भी हो रहा है। जी। तो बिजली की और प्राइस, लेबर के रेट भी बढ़ रहे हैं और हाँ, सभी चीजों के तो रेट वो बढ़ते चले जाएंगे। न्यूक्लियर में क्या होता है, जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर लगाते हैं तो उसकी जितनी भी लाइफ साइकिल है, 60 साल 80 साल, वो पूरे साल का वो पूरे उसका कोयला वो यूरेनियम फ्यूल एक ही बार में खरीद लिया जाता है। ओके। वो ऐसी डीलिंग होती है कि वो पूरा वहां तक का आपके लिए फिक्स हो गया। अच्छा। तो उसकी जो भी प्राइस है, भले वो थोड़ी आज की डेट में ज्यादा होगी, लेकिन वो पूरा यहाँ तक फिक्स है। तो अभी अगर उसकी, जैसे मान लीजिए नॉर्मली 5 रुपए पर यूनिट बिजली का प्राइस है, तो वो आज की डेट में 5 रुपए पर यूनिट बिजली का ही प्राइस है। लेकिन अगर आप 60 साल बाद देखो, तो भी वो 5 रुपए, आज 60 साल बाद तो मुझे 5 रुपए नहीं दुखेंगे, आज तो दुख रहे हैं। आज दुख रहे हैं, तब तो लाइक फ्री में मिलेगी। हाँ। क्योंकि अभी आपको मान लीजिए 1000 रुपए मिल रहे हैं कमाई, तब वो शायद 10,000 हो जाएंगे। जी जी। लेकिन बिजली का आपका 5 रुपए ही है। तो अब सरकार ये नहीं कि आपको तभी भी वो 5 रुपए देगी, वो थोड़ा खर्चा तो बढ़ाएगी, क्योंकि बिल्कुल। लेबर कॉस्ट, ये वो सैलरीज, इन्फ्लेशन, वो तो बढ़ेगी। जी जी। लेकिन ये है कि जो फ्यूल की वजह से बढ़ रहा था, वो नहीं बढ़ रहा आपका। जो आपको रोज 1 ट्रेन डालनी थी, उसका जो पैसा बढ़ रहा था, एटलीस्ट वो प्राइस नहीं बढ़ता। तो इफेक्टिवली प्राइस बहुत स्टेबल रहता है। अच्छा, इसी मामले में मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अपन न्यूक्लियर एनर्जी जैसी नहीं, बल्कि सारे देश लगे हुए ने और सारे देश प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। हाले ऐसी नहीं जेडे कहते अरब कंट्रीज हैं उस तो तेल ले रहे हैं, भी ले रहे हैं, होर भी ले रहे हैं, उन्हों का की रहेगा? वो उस कितने वो स्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भी डर रहेगा जब ऐसी अपनी न्यूक्लियर एनर्जी ऐसी बढ़ा ली, होर ने बढ़ा ली, तो वो जी है परचेज खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसीलिए वो बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं जी। अभी यूएई जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने पिछले आई थिंक 10 सालों में करीब 12% एनर्जी अपनी न्यूक्लियर से कर ली है। 10 सालों में इतना एकदम से रैपिड उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि उन्होंने 5 साल में वो रिएक्टर बना के लगा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि अपना तेल गैस सब बचा के रख रहे हैं, अब न्यूक्लियर में शिफ्ट कर रहे हैं। पैसा उनके पास आ गया, वो उसको लगा के न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे, एनर्जी की डिमांड पूरी होगी और लो कार्बन, उनका कार्बन एमिशंस भी सब कुछ सेट है। बाद में जब कभी उन्हें जरूरत पड़े किसी कंट्री को बेचना है, तो वो इसको ज्यादा दाम पे बेच सकते हैं, क्योंकि अब उनका खुद का रिजर्व भी है और उनके पास न्यूक्लियर एनर्जी भी है। तो वो लोग इस तरीके से बहुत एक्सपेंड करें। और अगर आप मेना रीजन बोलते हैं ना, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, उसमें वो लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी पे भी और फ्यूजन एनर्जी पे भी। वो लोग दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को अपने वहां बुला रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज को उस हिसाब से चेंज कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि वहां पे न्यूक्लियर एनर्जी जो ऑयल के लेट से कैपिटल रहे हैं, वहां पे न्यूक्लियर एनर्जी बहुत फास्ट बढ़ रही है। अच्छा, फ्रांस फ्यूजन एनर्जी पे वर्क कर रहा है, आप भी यहाँ उनके पास काम कर रहे हो, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। तो ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके बारे? सो
इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ईटर ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्टर बना रही है। फ्यूजन रिएक्टर आप एक ये इस तरीके से समझ लीजिए कि एक सन का एक छोटा सा वर्जन हम यहाँ बना रहे हैं। ओके। उसी प्रोसेस से हम फ्यूजन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और ये एक 7 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 7 मेंबर हैं, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, साउथ कोरिया एंड यूरोपियन यूनियन है। सो टोटल 33 कंट्री मिलके ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। सो इंडिया भी इक्वल मेंबर है। तो अभी फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी आए थे और अपने उन्होंने विजिट भी किया पूरा। हाँ, उन्होंने विजिट किया प्रेसिडेंट फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ, एंड बहुत अप्रिशिएट भी किया। एंड तो यहाँ पे हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूजन एनर्जी से 500 मेगावाट का एक प्लांट बना रहे हैं, जो एक एनर्जी जनरेट होगी, जिससे हम ये दिखा पाएंगे कि फ्यूजन एनर्जी से भी, फ्यूजन प्रोसेस से भी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। एंड ये एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और ये बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। लाइक इस वक्त की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में फ्यूजन एनर्जी मानी जाती है। तो इंडिया में भी फ्यूजन एनर्जी का प्रोग्राम है, जहाँ पे हम लोग वहाँ पे भी एक छोटा टोकामैक है, इस मशीन को टोकामैक बोलते हैं। तो इंडिया के वहाँ पे भी अहमदाबाद में छोटा टोकामैक है, जहाँ पे रिसर्च चल रही है। और हम लोग चाहते हैं कि इंडिया भी इस तरीके का खुद का अपना फ्यूजन रिएक्टर बनाए, जिससे फ्यूजन से भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। फ्यूजन से जो अभी तक हम न्यूक्लियर की बात करें तो फ्यूजन एनर्जी, उससे जितनी एनर्जी निकलती है, फ्यूजन एनर्जी में रफली उससे 5 गुना ज्यादा एनर्जी निकलेगी। न्यूक्लियर से भी 5 गुना ज्यादा फ्यूजन से मिलेगी। Okay. तो लाइक और उसका जो फ्यूल है वो बेसिकली आप ये लगा लीजिए, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम बेसिकली हाइड्रोजन ही है, जो लाइक पानी में भी मिलता है। आपके सी वाटर से आप निकाल सकते हो फ्यूल। तो लाइक आप ये समझिए मोरलेस कि हम पानी से पूरा बिजली बना रहे हैं, वो भी इतना ज्यादा, और जिसमें अगेन कोई कार्बन एमिशन कुछ नहीं है, तो क्लीन एनर्जी सोर्स है। चलो थैंक यू सर, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆંકੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ 2% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਆંકੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫਿਊਜ਼ਨ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ એનર્ਜੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। जी तो सर बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। तो मैं दिनेश गोयल, दैनिक सवेरा टीवी के लिए फ्रांस एक्स सिटी से, थैंक यू।